हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव फिगरकुल। ये हमारा सेकंड लेक्चर है स्प्रिंट मेंस का 14 जेपीएससी प्लस बैकलॉग के स्टूडेंट्स। ये सीरीज आप सभी के लिए है। इसका क्लास 2 है। आज हम लोग बहुत बेसिक चीज को कवर करेंगे जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, जिसको बिना आप कमांड किए आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। गर्ल्स का आपका क्लास 1 हुआ था, उसमें आपको 3 स्टेप्स बता दिए गए थे। बहुत प्यार मिला आप सभी का, बहुत कॉल्स आए स्टूडेंट्स के कि आपको बहुत मजा आ रहा है स्प्रिंट मेंस में। हम फिर से कहते हैं, जिसने भी इस स्प्रिंट मेंस सीरीज को पूरा कर लिया, अगले 1 महीने 30-40 दिन तक ये चलेगा, आपको इंटरव्यूज कॉल आ जाएगा। शर्त बस एक है, रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। जो बता रहे हैं उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं जाया करेंगे। आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, डोंट वरी। बहुत स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है रिजल्ट्स के लिए, है ना। रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, आज आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स, ठीक है। ये 15 जेपीसी के स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, है ना। 14 जेपीसी मेंस और बैकलॉग मेंस के स्टूडेंट, बहुत सारे फ्रेशर्स और बहुत सारे वेटरन्स हैं जो कि रैंक नहीं ला पा रहे हैं, मेंस में थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं। आप इसको फॉलो करेंगे, आपका मार्क्स बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक, सबसे पहले इसमें आपको जानना है कि आंसर स्टार्ट करने से पहले, है ना, कोर डायमेंशंस क्या है क्वेश्चंस के, है ना, कीवर्ड्स और नॉन कोर डायमेंशंस, है ना। एक बार आपने कोर डायमेंशंस और नॉन कोर डायमेंशंस को आइडेंटिफाई कर लिया, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होता है। उसके बाद आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो मैटर करता है कि लॉजिकल फ्लो है कि नहीं, है ना, लॉजिकल फ्लो है कि नहीं। आइए आपको एग्जांपल से हम लोग दिखाएंगे। जेपीसी के पीवाईक्यूज आपके लिए 8 से 10 पीवाईक्यूज को हमने सेलेक्ट किया है, आपको दिखाएंगे। मुद्दा है आपको थीम समझाना कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं आंसर राइटिंग के पहले स्टेप को। आपने स्टेप 1 2 3 फॉलो कर लिया, आपने एक स्ट्रक्चर नोट्स होपफुली आपने अब तक डिसाइड कर लिया होगा, आपने पीवाईक्यूज और सिलेबस को कमांड कर लिया होगा। नाउ इज द टाइम फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स, ठीक है। आइए, सबसे पहली जो चीज है स्प्रिंट मेंस के स्टूडेंट्स को हम लोग बताना चाहेंगे कि आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्या होता है ना। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर, है ना, जेपीएससी, ठीक है, मेंस, है ना। जेपीएससी मेंस में अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होते हैं? आंसर राइटिंग या फिर नोट मेकिंग। कंटेंट है बहुत सारे आपके पास, कंटेंट की तो कमी है नहीं, मार्केट में बहुत सारे नोट्स है, मटेरियल्स है। नहीं, सबसे जो इंपॉर्टेंट स्किल होता है थिंकिंग। जब तक सोचने की शक्ति आपकी नहीं बढ़ेगी, आप लिख नहीं सकते। लिख भी देंगे तो अच्छा नहीं लिख पाएंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आता है, भाई टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग चल रहा है मेंस मास्टर सीरीज में, है ना सर, ये मॉडल आंसर्स दे दीजिए इसके। मॉडल आंसर थे कि मेंस में स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा। आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए, इंटरलिंकिंग, है ना, मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखना, कैसे लॉजिकली अरेंज करना पॉइंट्स को, ये सब थॉट प्रोसेस है। ये स्पून फीडिंग से नहीं आता है। मेंस इज नॉट अबाउट स्पून फीडिंग। प्रीलिम्स में काम चल जाएगा, आपको रेडीमेड हमने नोट्स दे दिया। हमारे नोट्स की बहुत ज्यादा हिट रेशियो थी, 76% इस बार हिट रेशियो पेपर 2 में और पेपर 1 में 70% हिट रेशियो, तीनों में, है ना। जेपीएससी रेगुलर बैकलॉग, स्टूडेंट्स को स्पून फीडिंग हो गया, रेडीमेड नोट्स को लिया, रट्टा मारा, अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेंस में काम नहीं चलेगा। नोट्स तो आपको मिल गया, इस नोट्स के भी आपके 90% हिट रेशियो थे लास्ट टाइम, लेकिन स्टिल नोट्स को आप समराइज जब तक नहीं करेंगे और उसमें सोचेंगे नहीं कि क्वेश्चंस आंसर राइटिंग फॉर्मेट में कि इस क्वेश्चन से मैं इस नोट्स को कैसे यूज करूंगा, कैसे अरेंज करूंगा पॉइंट्स को, कैसे इंटरलिंक करूंगा, कैसे मैप ड्रॉ करूंगा, तब तक आपका काम नहीं होगा। ये सब चीज कैसे होगा? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। इसलिए कहा जाता है सिविल्स के एग्जाम्स में कि द सूनर यू स्टार्ट राइटिंग द बेटर आर योर चांसेस। जितना जल्दी आप लिखना स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपकी संभावना बढ़ जाएगी सिलेक्शंस लेने की। तो लिखना स्टार्ट करिए, है ना, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? थिंकिंग, है ना, ठीक है। तो थिंकिंग, सोचने की शक्ति बढ़ाइए। हर चीज स्पून फीडिंग नहीं होता है आपका, ठीक है। अब आ जाइए, अब आपने मान के चलो आंसर लिखना स्टार्ट करें तो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं सीधा क्वेश्चंस को पढ़ा, कीवर्ड्स यानी कि कोर डायमेंशंस को समझा ही नहीं, लिखना शुरू कर दिया, अनस्ट्रक्चर्ड डिसऑर्गेनाइज्ड आंसर्स लिखा, फेल हो गया, है ना। 11th में फेल हो गया, 14th में नहीं जा रहे हैं, 14th में फेल हो गया, 15th में नहीं जाना। दैट इज व्हाई ये स्प्रिंट मेंस है। दूसरी तरफ जो रैंकर्स हैं वो क्या करेंगे? क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कीवर्ड्स को, को डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, है ना, डिमांड सब पार्ट स्ट्रक्चर्स को तोड़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट राइटिंग बेटर आंसर्स एंड दे विल गेट सेलेक्टेड। सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। सिविल्स में हमेशा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, इंडिविजुअल प्रोटोकॉल को नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे रैंकर्स, अरे मैंने तो एक भी आंसर लिखा ही नहीं, मेरा सिलेक्शन हो गया। कुछ लोग होते हैं 1-8% लकी, है ना। लेकिन आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है
है ना, किसी इंस्टीट्यूट के प्रोटोकॉल को नहीं, किसी टॉपर के प्रोटोकॉल को नहीं, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है, जो कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखेंगे उसको फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल किसमें, यूपीएससी के एग्जाम्स में जो भी रैंकर्स आप देखेंगे ना, सबके अंदर एक यूनिक एक्स फैक्टर आप देखेंगे, है ना, उसी चीज को स्टेट पीसेस में ही फॉलो किया जाता है। जहां जैसे वहां पे मार्क्स मिलता है, जैसे वहां पे तैयारी किया है, सेम स्टेट पीसेस में, बस डिफरेंस है कि यहाँ पे 250 वर्ड का वहां पे आंसर, यहाँ पे 700 वर्ड का आंसर है। यहाँ पे झारखंड स्पेसिफिक आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं, वहां पे इंडिया स्पेसिफिक कुछ चीजें, लेकिन मोटा मोटी जैसे स्टेट पीसेस भी होते हैं ना, यूपीएससी को ही अपना आइडल मानती है, बेस मानती है ना, इंटरव्यूज हो, हर चीज हो। आप देखेंगे जैसे कि यूपी का तो पूरा सिलेबस डिट्टो मतलब यूपीएससी के टाइप का ही हो चुका है। कुछ दिन में बिहार का भी हो जाएगा, झारखंड का भी होपफुली कुछ दिन में रिफॉर्म हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, जो यूपीएससी में चलता है वही स्टेट पीसीएस में भी चलता है ना, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है आपका। अब आ जाइए, मेन जो प्रॉब्लम होता है कि आपको जेपीएससी में, है ना, जेपीएससी हमको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास होता है 3 घंटा, मतलब कि 180 मिनट, ठीक है। उसमें 20 ऑब्जेक्टिव है, तो मान के चलो 20 मिनट्स तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गए, तो बचा आपके पास 160 मिनट, मोटा मोटी 40 मिनट्स पर क्वेश्चन, है ना, 40 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है वहां पे मेंस का, तो मोटा मोटी 700 से 800 वर्ड में आपको लिखना होता है। तो 7 पेजेस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, है ना। आप मैक्सिमम टॉपर से मिलेंगे, हमने भी देखा इस बार अराउंड 48 तो हमारे पास ही थे, हमारे बैच में ही थे, और भी मैंने बहुत सारे टॉपर से बात की, है ना। स्कीपा में जब उनकी ट्रेनिंग चल, मैं जाता था मिलने के लिए झारखंड पुलिस एकेडमी में, और जब आपका वहां पे मोराबादी में जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता, मैंने बहुत सारे टॉपर से बात की, तो मोटा मोटी मैंने देखा कि 7 पेजेस टू 8 पेजेस वाज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मैक्सिमम टॉपर्स का, मोर देन 90%। कुछ स्टूडेंट्स मिले, नाम नहीं लूंगा कि सर 12 पेजेस लिखा था मैंने, कुछ स्टूडेंट्स बोला कि 5-6 पेजेस भी लिखा था, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहता है कि 7 to 8 पेजेस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, तो आप उसको फॉलो करेंगे। तो मेन प्रॉब्लम कहां पे होता है, आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते नहीं, सोचते नहीं, लिखने से पहले अनस्ट्रक्चर्ड आंसर्स लिख देते हैं, और आपका पॉइंट्स नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, लॉजिकल फ्लो नहीं है। तो इस सेशन में हम आपको दिखाएंगे कैसे लॉजिकल फ्लो होता है, सब कुछ होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर नोट्स आपको मिल गए, है ना, हमारे नोट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत प्यार मिला हमारे नोट्स को, है ना। जिनने अभी तक ये नोट्स हमारा पढ़ा नहीं, आप नोट्स को ऑर्डर कर लीजिए, वेबसाइट से, हमारे एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं, या तो फिर आप आके ऑफिस में ले सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन से भी। स्ट्रक्चर थिंकिंग नोट्स को, स्ट्रक्चर नोट्स को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर थिंकिंग हो जाएगा, स्ट्रक्चर आंसर और बेटर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, सीधा हम लोग कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, को डायमेंशंस और नॉन को डायमेंशंस और लॉजिकल ऑर्डर को देखेंगे, ठीक है। ये सब जेपीसी के पीवाईक्यूज है ना, ये 6 से लेके 11 जेपीसी और बैकलॉग मेंस, है ना, जेपीसी बैकलॉग का जो मेंस हुआ था उसके पीवाईक्यूज है, ये सब पीवाईक्यूज है। तो सबसे पहले एग्जांपल 1 से समझते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट बिरसा मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सरदारी मूवमेंट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट। ये जेपीसी का पीवाईक्यू, आई गेस की ये 6 जेपीसी का सवाल लग रहा है ना। बिरसा आंदोलन किस सीमा तक सरदारी आंदोलन से प्रभावित था, बिरसा आंदोलन के प्रभावों की भी विवेचना कीजिए, ठीक है। तो अब मैंने ये क्वेश्चंस को पढ़ा, तो सीधा लिखना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या कहता है कि अब सबसे पहले को डायमेंशन, मतलब कि कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। टू व्हाट एक्सटेंट बिरसा मूवमेंट, फर्स्ट कीवर्ड was influenced by सरदारी मूवमेंट, 3 कीवर्ड्स मुझे मिल गए। को डायमेंशंस कह रहा है कि बिरसा मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुआ था सरदारी मूवमेंट से, तो सबसे जो मेन कीवर्ड है इन्फ्लुएंस, कि बिरसा मूवमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा था सरदारी मूवमेंट का, ठीक है। अब इफेक्ट्स क्या थे बिरसा मूवमेंट के, सेकंड कीवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक चीज आपको बता रहे, अगर आपको मार्क्स बूस्ट करना है अपने मेंस में, तो जो भी आपने को डायमेंशंस को आइडेंटिफाई कर लिया, कीवर्ड्स को, क्या अच्छा इन्फ्लुएंस क्या था और इफेक्ट क्या था, ये हो गया मेन आपका को डायमेंशन। उसके बाद आप जो भी, है ना, कॉजेस ऑफ बिरसा मूवमेंट, कोर्स ऑफ बिरसा मूवमेंट, है ना, सरदारी मूवमेंट क्या था, उसके कॉजेस क्या थे, ये सब आपके नॉन को डायमेंशंस हो गए। ये सब आप 700 पेजेस को भर, मतलब ये 700 वर्ड्स को भरने के लिए करेंगे। 7 पेजेस में आपको आंसर लिखना है, तो कुछ तो आपको चाहिए नॉन को डायमेंशंस भी, तो ये सब नॉन को डायमेंशंस में आ जाएंगे। को डायमेंशंस कहता है ये दोनों चीज, अगर आपने इन दोनों को डायमेंशंस को हेडिंग बना के प्रॉपरली बॉक्स कर दिया और एग्जामिनर ने पढ़ लिया कि आपने इनको मेंशन किया है, आपको +5 मार्क्स एक्स्ट्रा। ये सब मेंस में जाने की रणनीति है ना। आप इधर उधर लिखते हो, आप सीधा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, को डायमेंशंस को और नॉन को डायमेंशंस को अलग अलग करेंगे, मेन को डायमेंशंस को सीधा उठा के पटक देंगे अपने आंसर्स में एज अ हेडिंग, कि एग्जामिनर को दिख जाए अच्छा इसने तो मेंशन किया। अब उसके अंदर आपने क्या लिखा है कि देयर इज मैक्सिमम चांसेस। देखिए, एग्जामिनर आपको नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता आपके बारे में, आप कहां से बिलोंग करते हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, बिहार से, यूपी से, झारखंड से, मोस्ट प्रोबेबली दे डोंट नो। वो आपके आंसर्स को देखते हैं, है ना, एक सेकंड, वो आपके आंसर्स को देखते हैं, ठीक है। अब आंसर्स में वो जो देखना चाहते हैं, अगर आपने आसानी से उनको दिखा दिया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको मार्क्स देंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो उनका काम आसान करिए,
कैसे करेंगे अब देखिए, मैंने को डायमेंशन को यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया, ये है इन्फ्लुएंस और इफेक्ट। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करने के लिए ठीक है बिरसा मूवमेंट का बैकग्राउंड है ना, जो भी इसके कॉजेस थे सब कुछ थे, ऑब्जेक्टिव क्या मूवमेंट है, ठीक है आपने बिरसा मूवमेंट का थोड़ा सा बता दिया, सरदारी मूवमेंट का नहीं बताना थोड़ा सा बता सकते थे, लेकिन अब सीधा मैं इंट्रोडक्शन के बाद जितना जल्दी हो सके सीधा कोर डायमेंशंस पे आ जाइए, हेडिंग्स में डालिए सीधा उसको। मैंने क्या किया देखिए, राल से आपको साफ साफ इन्फ्लुएंस ऑफ सरदारी मूवमेंट और बिरसा मूवमेंट, है ना, तो ये लॉजिकल फ्लो है। अब मैंने अगर आपको इसके बाद आप सरदारी मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको सरदारी मूवमेंट को एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में थोड़ा सा बताना है, तो इसके पहले, है ना, ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने बिरसा मूवमेंट का दे दिया, मन है तो थोड़ा सा आप उसमें झारखंड का मैंने मैप ड्रॉ कर दिया, खूंटी को डिस्प्ले कर दिया, है ना, यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब चाहेंगे आप तो से ये सरदारी मूवमेंट को थोड़ा सा आपने बता दिया एक पैराग्राफ में, उसके बाद आप सीधा कोर डायमेंशंस पे आ गए, इन्फ्लुएंस ऑफ सरदारी मूवमेंट और बिरसा मूवमेंट, सीधा इन्फ्लुएंस एक आप इसको प्रॉपर हमने बॉक्स में डाल दिया। अब उसके बाद जो भी आपके कॉजेस है अपना ज्ञान का प्रदर्शन करिए, कंटेंट का प्रदर्शन करिए, लेकिन मेन जो हमारा थीम है स्प्रिंट मेंस का, प्रेजेंटेशंस में आपको पीछे नहीं रहना है, स्ट्रक्चरिंग में आपको पीछे नहीं रहना है। कल हमने बताया था कंटेंट अगर कमजोर भी है आपका, लेकिन स्ट्रक्चरिंग मतलब कि फ्रेमवर्क और प्रेजेंटेशंस मजबूत है, तो देयर इज हाई चांसेस यू विल रीच इंटरव्यूज, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट रैंक आल्सो, ठीक है। अब मैंने कर दिया, अब उसके अंदर अपना ज्ञान दीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ फूड कटी लैंड राइट्स, अपोजिशन टू डीकूज जो भी है, ठीक है, इट्स ओके, है ना, एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस, नॉन को डायमेंशन, डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ ऐसा मूवमेंट, नॉन को डायमेंशंस, लेकिन को डायमेंशन था क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछे हुए थे, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड को डायमेंशन क्या था, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट, है ना, मैंने थोड़ा सा वहां पे ज्ञान देना। अब देखिए लाल से मैंने इसको फिर कर दिया है, इफेक्ट्स ऑफ बिरसा मूवमेंट, इसको मैं प्रॉपर ऐसे ही आपको बॉक्स में हेडिंग में डाल देना है और आपको पूरा कंप्लीट लिखना है एकदम, है ना, प्रॉपर इफेक्ट्स, खाली इफेक्ट्स लिखे नहीं छोड़ देना है। किसका इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ बिरसा मूवमेंट, ये क्योंकि क्वेश्चन का कीवर्ड है ना, तो मैंने इसको हेडिंग में डाला। अब एग्जामिनर इसको देख लेगा, हो सकता है कि अंदर वो ना भी पढ़े, देख लेगा इससे तो मेंशन किया, इसको क्वेश्चंस डिकोड कर लिया इसने क्वेश्चंस को, मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनर स्किम करते हैं आपके आंसर से, है ना, एक एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं, वो स्किम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट्स क्या थे, पॉलिटिकल इफेक्ट्स, लेजिस्लेटिव इफेक्ट, सोशल इफेक्ट, रिलीजियस इफेक्ट, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट जो भी था, है ना, तो आप उसको मेंशन कर देंगे, लेकिन इसको एकदम प्रॉपरली हेडिंग में डालेंगे, ठीक है। अब आ जाए क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इसलिए क्रिटिकल मतलब क्या कि आपको एक संतुलित मतलब एक डिसीजन देता, प्लस माइनस दोनों, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, उसके बाद एक अपना ओपिनियन, इसलिए क्योंकि टू व्हाट एक्सटेंट पूछा हुआ है, आपका ओपिनियन पूछ लिया इसमें, टू व्हाट एक्सटेंट, है ना, तो इसमें आपको क्रिटिकली थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी इसका को डायमेंशन हो गया। तो मैंने एक क्रिटिकल इसका इवैल्यूएशन दे दिया, है ना, कि सरदारी मूवमेंट एग्रीगेरियन बेस था, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए था, है ना, बिरसा मूवमेंट ने उसको एक्सपैंड किया सोशल रिलीजन एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल के रूप में, तो इस टाइप से थोड़ा सा क्रिटिकल इवैल्यूएशन मैंने दे दिया, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन से पूछा हुआ है टू व्हाट एक्सटेंट, है ना, ठीक है। ये हमारे नोट्स हो गए, आपने पहला क्वेश्चन का एग्जांपल्स को देख लिया, ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन एग्जांपल देखा, आप समझ गए, उसका फिर कंक्लूजन, ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन हो गया, आप कंक्लूड कर देंगे, है ना, तो आपको पहला क्वेश्चन, अभी हम लोग और 6-7 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिस्कस करेंगे। ये हमारे नोट्स हो गए, 14 जेपीसी प्लस बैकलॉग मेंस के नोट्स हो गए, हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, जिनको भी चाहिए 16 मई तक पूरा अपडेटेड है, क्रिस्प एंड कॉन्साइज 90% हिट रेशियो के साथ पूरा प्रॉपर आपके एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, एकदम प्रॉपर हिस्ट्री, ओरिजिन, इंपैक्ट्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, सब कुछ रेडीमेड इसमें दिया हुआ, आपको बस इसमें छाट के समरी बनाना है, ठीक है। इसकी हार्ड कॉपी नोट्स, इसमें आपको 8 जीएस पोलैंड टेस्ट भी दिया जा रहा है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते, एप्लीकेशन में चले जाएगा। जिनको हार्ड कॉपी चाहिए हमारे ऑफिस आ जाइएगा, है ना, बरियातू में हमारा ऑफिस है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8603466013, जिनको भी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जो भी चाहिए। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्रिटिकली इवैल्यूएट द फेवरेबल फैक्टर्स टू एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। ये भी जेपीसी का पीवाईक्यू आई गेस की 11 जेपीसी या 7 जेपीसी का है ना, याद नहीं है मुझे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग कोड डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज बता, डायरेक्टिव्स, है ना, इवैल्यूएट, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इवैल्यूएट आ गया, एनालाइज आ गया, डिस्कस आ गया, एलुसिडेट आ गया, डिस्कस आ गया, है ना, तो ये सब जो कीवर्ड्स है, एक्सप्लेन आ गया, है ना, ये सब कीवर्ड सब कुछ इंपैक्ट पड़ता है, तो मोर और लेस नो, सब में वही कहानी है भाई, है ना। ज्यादा यूपीएससी में थोड़ा मोड़ा पड़ता भी है, जेपीसी उतना हाई लेवल का एग्जाम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम है, यहां ज्यादा कलाकारी आपको नहीं करना है।
एक चीज लेकिन डायरेक्टिव में अगर आ जाए तो चौकन्ने हो जाना, दैट इज क्रिटिकली। क्रिटिकली जहां भी आ जाए तो समझो कि पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों देके एक अपना बैलेंस ओपिनियन देना होता है ना। बाकी इलस्ट्रेट आ जाए, इवैल्यूएट आ जाए, एनालाइज आ जाए, एक्सप्लेन आ जाए, डिस्कस आ जाए, डजंट मैटर, सब में वही चीज है, ठीक है। अब मैंने क्रिटिकली इवैल्यूएट देख लिया तो अच्छा ठीक है, अब क्रिटिकल एनालिसिस मुझे करना है। अब मैं कोर डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करूं। क्रिटिकल इवैल्यूएट द फेवरेबल फैक्टर्स टू एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। फेवरेबल फैक्टर्स पे बात कर रहा है। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट, है ना, आयरन स्टील इंडस्ट्री, मतलब कि वो फैक्टर्स जो आयरन स्टील इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए हैं, ठीक है। अब उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, मतलब कि, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देखना है। अगर वहां पे है इंडस्ट्री तो किन कारणों से है और वहां पे रहने का नुकसान भी क्या है, दोनों चीज को डिस्कस करना है मुझे। मैंने कोर डायमेंशंस को कर लिया डिकोड। अब इंट्रोडक्शन में अपने, है ना, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो भी इंडिया पोजीशन क्या है ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन में, एक आयरन स्टील इंडस्ट्री का एक हमने इंट्रोडक्शन दे दिया बेसिकली, है ना। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पर हम लोग बाद में जाएंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। नाउ इज द पॉइंट फॉर बॉडी। ये बॉडी के लिए इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो आपको रेडीमेड हम लोग आपको बताएंगे कैसे टेम्पलेट्स के थ्रू करते हैं, ओके, है ना। इंट्रोडक्शन आपने जो भी दे दिया विल डिस्कस। अब देखिए उसके बाद सीधा हम लोग कोर डायमेंशंस पे आ गए, है ना। फेवरेबल फैक्टर्स टू एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। फेवरेबल फैक्टर्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और कोल, पावर सप्लाई, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, ये सब ठीक है, जो भी आपके फैक्टर्स है, ये हो गया फेवरेबल फैक्टर्स। अब मैंने सीधा इसको बॉक्स में डाल दिया, एग्जामिनर को दिखा दिया, भैया मैंने फेवरेबल फैक्टर्स को डिस्कस किया है जो कि आपने क्वेश्चन में से पूछा है, ठीक है। अब हाउ दीस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ, ठीक है, इट्स ओके। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ दोस फैक्टर्स, यहां पे मैंने लाल कर दिया, इसको बॉक्स में डाल दिया। अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन दे दिया कि कोकिंग कोल पे डिपेंडेंस है ना, जो भी है। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, वे फॉरवर्ड जो भी है, ये मैंने डाल दिया। इट्स नॉट कोर डायमेंशन, लेकिन ये कंपलसरी होता है, 700 वर्ड्स में आंसर्स लिखना, तो वे फॉरवर्ड, है ना, एक पॉजिटिव आउटकम पे आपको क्वेश्चंस को इन करना होता है। मेन मेरा मुद्दा था समझाना कि आपको एक लॉजिकल ऑर्डर फ्लो करना है और कैसे आप कीवर्ड्स को, कोर डायमेंशंस को सीधा उठा के पटकेंगे अपने आंसर्स में एज अ हेडिंग और उसको मतलब अच्छे से बॉक्स में डालेंगे, एग्जामिनर को दिखा देंगे, देखो मैंने क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया, मैंने आपने जो पूछा मैंने उसको मेंशन किया। अब अंदर में आपने अगर थोड़ा खराब कंटेंट भी पॉइंट्स लिखा तो इट्स ओके, आप एग्जाम को पहले दिखा तो दो, है ना। घर के बाहर से अगर घर खूबसूरत लगता है तो आप अज्यूम करते हो कि घर के अंदर भी अच्छा ही खूबसूरत होगा, है ना। घर का बाहर बहुत अच्छे से पेंट वेंट किया हुआ है, बहुत अच्छा सा गेट लगा हुआ है, आलीशान सा लग रहा है घर के बाहर से, अंदर में अगर सिंपल भी आप अंदर जाओगे तब तो पता चलेगा। इसी तरह आपके आंसर्स है, आपने अच्छे से हेडिंग में डिस्प्ले कर दिया कि मैंने कीवर्ड्स को, अपने जो भी कोड डायमेंशंस मैंने उसको मेंशन किया हुआ, तो इस मैक्सिमम चांसेस एग्जामिनर अज्यूम करेगा कि भैया इसने अंदर में लिखा ही होगा, हो सकता है आपको मार्क्स देके निकल जाए, है ना। बाकी आपका कंटेंट मजबूत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कंटेंट कमजोर है तो आपको फायदा हो जाएगा। दिस इज व्हाई प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं आज के डेट में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। Examine the potential and challenges of solar energy in India, है ना। How the government intervention may help towards adoption and expansion of solar energy as a major energy source, है ना। भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाओं और चुनौतियों की परीक्षण कीजिए। सौर ऊर्जा को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनाने और विस्तार करने में सरकारी हस्तक्षेप किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, है ना। अब मैं कोर डायमेंशंस को इसमें आइडेंटिफाई करूंगा। पोटेंशियल एंड चैलेंजेस ऑफ सोलर एनर्जी, पहला कोर डायमेंशन। दूसरा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मेल टुवर्ड्स अडॉप्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सोलर एनर्जी, इसमें 3 कोर डायमेंशंस है। एग्जामिन, मैंने कहा एग्जामिन, डिस्कस, कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रिटिकली आ जाए थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना है, ठीक है। अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। सोलर एनर्जी इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि ठीक है भैया, सोलर एनर्जी में इंडिया का 3rd रैंकिंग है ना, यूएसए और चाइना से पीछे है बस। स्टेट्स में राजस्थान लीड करता है, हमारी ये अवेलेबिलिटी, वो सब ठीक है, इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब आ जाइए सीधा, मैंने आपके कोर डायमेंशंस मतलब कीवर्ड्स को यहां पे लाल कर दिया, उसको बॉक्स में डाल दिया मैंने। पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, सीधा। सेकंड में चैलेंजेस इन अडॉप्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है। पोटेंशियल क्या है, चैलेंजेस क्या, मैंने सीधा यहां पे मेंशन कर दिया। कोर डायमेंशंस को सीधा हेडिंग्स में डाला, उसको बॉक्स में डाला। अंदर में जो भी पॉइंट्स आपको आते हैं, 5 आते हैं, 3 आते हैं, 2 आते हैं, डजंट मैटर, लेकिन इसको तो जरूर करना। बाहर से तो खूबसूरत बना दो एटलीस्ट अपने आंसर्स को, अंदर से खूबसूरत है कि नहीं, ठीक है, इट्स ओके, आप पढ़ो, भी 2 महीने टाइम है, कंटेंट को इकट्ठा करो, हमारे नोट्स को पढ़ो, है ना। अब आ जाइए, अब मैंने तीसरा जो आपका कोर डायमेंशन था क्या था, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, है ना, किसके लिए, एडॉप्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सोलर एनर्जी के लिए। ये देखिए गवर्नमेंट के इंटरवेंशन कौन कौन से इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, पीएम, है ना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हो गया, पीएम कुसुम स्कीम हो गया, ये सब बहुत सारी चीजें। अब देखिए हाउ गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन मेक सोलर एनर्जी अ मेजर एनर्जी सोर्स, मैंने सबको मेंशन कर दिया। फिर वे फॉरवर्ड ओके, मैंने कोर जो डिमांड से कोर डायमेंशंस को मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो क्वेश्चन से पूछा सीधा उसको उतार दिया कीवर्ड्स में। तो यही आपको करना है, लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, कीवर्ड्स को डिकोड करना है,
Next example, do you agree that philosophy behind the preamble of the Indian Constitution is under threat in the present scenario? Explain with suitable example. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे निहित दर्शन वर्तमान परिदृश्य में खतरे के अधीन है? उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। अब मैं अब कोड डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करता हूं। डू यू एग्री दैट द फिलोसफी बिहाइंड द इंडियन, है ना, preamble of the Indian Constitution, philosophy behind the preamble of the Indian Constitution, first core dimension is under threat इन द प्रेजेंट सिनेरियो, मतलब कि आज के जमाने के एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। 3 कोर डायमेंशंस इसमें मुझे मिल गए। सबसे पहले फिलोसॉफी बिहाइंड द प्रेमल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने ठीक है इंट्रोडक्शन आपने किया, जो भी आपको जैसे भी इंट्रोड्यूस करना है इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलोसॉफी, सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, है ना, ये मैंने फिलोसॉफी को मेंशन कर दिया। अब मैं सीधा नेक्स्ट कोर डायमेंशन स्विच किया। व्हाई द फिलोसॉफी ऑफ द प्रेमल अपीयर्स टू बी अंडर थ्रेट। जो भी पॉइंट्स आपको आते हैं मैंने मेंशन कर दिया, ये हमारा, इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। सूटेबल एग्जांपल्स दे दी क्योंकि यहाँ पे सूटेबल एग्जांपल से बोल रहा है ना। अब एक चीज देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपको सीधा एक स्टैंड नहीं लेना है ना, डू यू अग्री पूछ रहा है, डू यू अग्री, है ना, तो हमेशा एक बैलेंस्ड व्यू लेना है, एक बैलेंस्ड ओपिनियन देना है। आप सिविल सर्वेंट बने जा रहे हैं, आप हमेशा बैलेंस रहेंगे, बीच में खड़े रहेंगे, है ना। अगर कुछ नेगेटिव भी है, आप कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर कुछ नेगेटिव भी है तो आप उसका एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, हाँ ऐसा ऐसा चीजें हैं, लेकिन ऐसा ऐसा करेंगे तो ये चीजें रेक्टिफाई हो जाएंगी भविष्य में, ठीक है। तो अब यहाँ पे डू यू अग्री पूछ रहा है कुछ सवाल में, तो यहाँ पे मैंने पहले तो बता दिया कि व्हाई इट सीम्स टू बी अंडर थ्रेट, है ना। अब मैंने बता दिया, काउंटर एक दे दिया, व्हाई द फिलोसफी इज नॉट कंप्लीटली अंडर थ्रेट, है ना। दोनों का मैंने इसमें पॉइंट्स डाल दिया, क्रिटिकल इवैल्यूएशंस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन पूछ रहा था आपसे, डायरेक्टली मेंशन नहीं था, इनडायरेक्टली मेंशन था कि डू यू एग्री। तो इस तरह से मैंने आपको फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड कंक्लूजन जो भी आपको करना, इस तरह से मैंने इसको एक लॉजिकल ऑर्डर के तहत सॉल्व किया। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया, कोड नॉन कोड डायमेंशंस को सेग्रीगेट किया, आंसर लिखना स्टार्ट किया। पॉइंट्स जितने भी आते हैं, लेकिन हेडिंग्स में कमजोर मत पड़ना, ठीक है। पॉइंट्स तो आप आ जाएंगे, पढ़ाई करते रहो, है ना। अब देखिए अगेन वन क्वेश्चन, critically discuss the success and failure of the government efforts to prevent and eradicate violence against women in India। भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम और उन्मूलन के लिए सरकारी प्रयासों की सफलता विफलता की समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। अब मैं इसमें देखूंगा कोड डायमेंशंस, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करूंगा। क्रिटिकली डिस्कस, फर्स्ट कोड डायमेंशन, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रिवेंट एंड इरेडिकेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। सक्सेस एंड फेलियर, है ना, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, 3 इसमें कोड डायमेंशंस दिख गए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, इंट्रोडक्शन में कुछ भी कर सकते हो, है ना, एनसीआरबी के डेटा से या फिर वुमेन इंपावरमेंट से कहीं से भी, मतलब किसी भी तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अब आ जाइए सबसे पहली चीज, वायलेंस अगेंस्ट। अब पहला कीवर्ड क्या पूछ रहा है कि सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो सीधा आप सक्सेस एंड फेलियर पे नहीं डिस्कस करेंगे, है ना। उससे पहले आप बताएंगे गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स को देखेंगे, तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स को मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, हेडिंग्स में डाल दिया इसको, है ना। गवर्नमेंट के एफर्ट्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, ठीक है। मैंने वायलेंस के बारे में बता दिया कौन कौन से तरीके के वायलेंस है ना, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी ट्रैफिकिंग, साइबर वायलेंस, जो भी टाइप्स ऑफ वायलेंस, मैंने पहले वायलेंस को डिस्कस कर लिया। उसका गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या क्या है ना, इन वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसको मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद मैं लॉजिकल जाऊंगा कि ये सक्सेस है कि फेलियर है। सीधा सक्सेस फेलियर पे बात नहीं करना, आप सीधा सक्सेस पे ये बात करेंगे, जैसे ये हो गया, है ना, सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स। ये कब आएगा, जब आपने गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बारे में आपको पहले बता देना है। उसके पहले बता देना है जैसे गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए। उसके पहले डोमेस्टिक वायलेंस को भी आपको बताना है, किस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, है ना। तो मैंने पहले डोमेस्टिक वायलेंस को बता दिया, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया मैंने बता दिया इसको। उसका गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या क्या है, प्रिवेंट एंड इरेडिकेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए। उसके बाद ये सक्सेस कितना है ना, और लिमिटेशंस कितना है इसका, फेलियर। ये हो गया एक लॉजिकल एक फ्लो हो गया। उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशंस, क्योंकि कीवर्ड्स में पूछा हुआ है, क्रिटिकली डिस्कस, ठीक है। तो आपने देखा मैंने कैसे लॉजिकली कोड डायमेंशंस को हेडिंग्स में यहां पे डाला है ना। उसके बाद वे फॉरवर्ड, ये तो नॉर्मल है, कंक्लूजन, ठीक है। ये देखिए हमारे ये मेंस मास्टर सीरीज के बैचेस चल रहे हैं, है ना। मैसिव रिस्पॉन्सेस इंग्लिश मीडियम दोनों में है। इसमें 2 तरह के बैचेस, एक में आपका, इसमें आपको 16 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, प्लस आपको टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग मिल जाएगा। बहुत अच्छे से ग्रुप बना हुआ है मेंटरशिप वाला, उसमें आपको टॉपिक वाइज डेली क्वेश्चंस मिलता है, उसमें आप आंसर्स लिखते हैं। वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे,
इस मेन स्प्रिंट की जो नेक्स्ट जो आपकी जहां से आपके सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे वो इसी में जाएंगे, है ना। बाकी कुछ क्लासेस स्टार्टिंग के स्ट्रैटेजी और पीओआई के डिस्कशन यूट्यूब पे फ्री रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, मेंस पास। इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके मेंस के लिए, है ना। हार्ड कॉपी का नोट्स इसमें आपको जिसको भी चाहिए इस बैचेस में जाएंगे, आपको कुरियर कर दिया जाएगा या फिर आप घर आके, है ना, ऑफिस आके यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका हार्ड कॉपी का नोट्स, ठीक है। ज्यादा नोट्स नहीं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स बोल रहे थे दिखाने के लिए, इतना नोट्स है, 1.5 से 2 महीने में इजिली पढ़ा जा सकता है इसको, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इंडिया इज currently experiencing a demographic dividend. Explain, discuss challenges and risks associated with this kind of demographic transition. ठीक है। अब यहां पे मैंने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। एक्सपीरियंसिंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड पहला, है ना, एक्सप्लेन करने बोला है। चैलेंजेस एंड रिस्क क्या है, ठीक है। 3 इसमें कीवर्ड्स दिख गए, तो मैंने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन कर दिया अच्छे से, है ना, जो भी प्रेजेंट सिनेरियो। अब मैंने सीधा कोर डायमेंशंस को किया है ना। व्हाई इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो भी आपका कंटेंट पॉइंट्स है आपने लिख दिया। ये सब नॉन कोर डायमेंशंस हो गए, ठीक है। अब इसका चैलेंजेस क्या क्या है इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस का, और रिस्क क्या क्या है। कोर डायमेंशंस को मैंने स्पेशली मेंशन किया है एज अ हेडिंग प्रॉपर बॉक्स में डाल के, है ना। ये बहुत जरूरी है, ये नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बाकी क्रिटिकल इवैल्यूएशंस, है ना, ठीक है। मैंने इसमें क्रिटिकल इवैल्यूएशंस कर दिया, वे फॉरवर्ड दे दिया, कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो आज आपने सेशन से समझ लिया, आज आपने सेशन से समझ लिया कि आपको कैसे, है ना, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है कोर डायमेंशंस में। पहले सबसे पहले कोर डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है, उसको लॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद नॉन कोर डायमेंशंस को भी मेंशन करना है, क्योंकि आपको 7 पेजेस तो भरना पड़ेगा ना, 7 पेजेस। तो 7 पेजेस में से अगर 3-4 पेजेस आप नॉन कोर डायमेंशंस को देते हो, लेकिन 2-3 पेजेस एटलीस्ट कोर डायमेंशंस को जरूर देंगे, और उसको प्रॉपर हेडिंग में डाल के बॉक्स में डाल देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे बैचेस हो गए। अब जो हम लोग लास्ट में है बात करते हैं कंटेंट वर्सेस प्रेजेंटेशन, है ना। कंटेंट वर्सेस प्रेजेंटेशन क्या इंपॉर्टेंट है, हमने इस वेन डायग्राम से कल भी आपको समझाया था कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, फ्रेमवर्क मतलब जो भी हम लोग बात कर रहे थे, है ना, स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जिसके पास है उसका रैंक आने की गारंटी बहुत ज्यादा है, एकदम श्योर शॉट। अगर ये दोनों भी आपके पास है ना, ये थोड़ा कमजोर भी है, तो आपकी रैंक आ सकती है ना। मुद्दा क्या है मेंस आंसर राइटिंग में, कि आपको अपने आंसर्स को बाकियों के आंसर से अच्छा दिखाना है, यही पूरा मेंस का मुद्दा है। आपके पास कितना नॉलेज है डजंट मैटर, ठीक है, बस मैटर करता है अगर बाकियों ने 19 लिखा है तो आपको 20 लिखना चाहिए आपका आंसर, यही मुद्दा है ना। तो आपको अगर आपके पास कंटेंट कम भी है, इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों आया, मान के चलो भी 50 दिन बचे मेंस में, है ना, आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर मेंस हो जाते संभावना है, आपके पास टाइम काफी कम बचा है, जीपीएससी में क्वेश्चंस का लेवल बहुत डायरेक्ट होता है, अभी हमने देखा भी, तो वहां पे स्टूडेंट्स तो कंटेंट जमा कर ही लेंगे, वहां पे फिर आप कैसे बीट करेंगे उनको 50 दिनों में। तो 50 दिनों में उनको बीट करने के लिए अपने आंसर्स को उनके आंसर से खूबसूरत बना देंगे, लॉजिकल अरेंज रहेगा, प्रॉपर्ली एकदम फ्लो अच्छा सा रहेगा, सब कुछ रहेगा, कोर डायमेंशंस को अच्छे से हाईलाइट कर देंगे कीवर्ड्स को, है ना। तो वही सब तरीका, ये सब स्मार्ट वर्क है। तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इस मैक्सिमम चांसेस कि आप सिलेक्शंस ले लेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, कभी आपने देखा होगा एक जहरीले सांप को देख लो, एक नॉन जहरीले सांप को देख लो, नॉन पॉइजनस स्नेक को। तो नॉन पॉइजनस स्नेक्स भी होते हैं, अगर उनको आप उनके पास जाओगे, उनको हर्ट करने की कोशिश करोगे, उनको लगेगा कि भाई मेरे ऊपर खतरा है, तो वो अपने आपको जहरीला दिखाएगा, है ना। क्यों दिखाता है कि भैया दिखा रहा है कि भाई मेरे अंदर भी जहर है, बच जा, है ना, हट जा नहीं तो काट लूंगा। दैट इज वाई आप भी दिखाइए कि मेरे पास नॉलेज बहुत है, प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर आपका तगड़ा है, आप अच्छे से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप एग्जामिनर को दिखाते हैं कि भाई आई हैव द नॉलेज। भले अंदर में आपके कंटेंट कमजोर है, लेकिन ऊपर से तो दिखाइए कम से कम, है ना, चांसेस है कि आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज है, 14 तारीख से इस संडे को हमारा टेस्ट होने वाला। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिटेल मॉडल आंसर्स इसमें मिलेंगे, टॉपिक वाइज में नहीं मिलेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। टोटल 16 टेस्ट है, 8 सेक्शनल 8 फुल लेंथ टेस्ट। जिनका भी सेक्शनल चार्ट छूट गया वो आप दे सकते हैं, नोट पर रिजल्ट जैसे ही आ जाएंगे आप दे सकते हैं। तो आज का आपका जो फर्स्ट सेशन था आपने सीख लिया अच्छे से, ठीक है। क्या सीखा आज, बेसिक्स, है ना, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स सीख लिया कि कैसे थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, आंसर्स लिखने से पहले थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, कैसे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, कोर डायमेंशंस को, नॉन कोर डायमेंशंस को, उसका लॉजिकली कैसे अरेंज करना है सीक्वेंस में, है ना।
प्रेजेंटेशन स्किल्स का कितना इंपॉर्टेंस है, कंटेंट का भी कितना मतलब ठीक ठाक इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना? कम नॉलेज में भी कैसे अपने आंसर्स को खूबसूरत दिखाना है, ये सब चीज आपने सीख लिया। कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो मिलते हैं कल के क्लास में। ऑल द बेस्ट।